हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का इतिहास से चैप्टर 11 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस चैप्टर में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। सन 320 से 550 तक यानी 320 से 550 तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। गुप्त साम्राज्य के शासन काल में चारों ओर खुशहाली थी। इस दौरान विज्ञान और तकनीकी, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में भी तरक्की हुई। इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के महान राजाओं में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। गुप्त साम्राज्य का शासन उत्तर पश्चिम से बंगाल तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य दक्कन पठार के उत्तर तक ही सीमित था, लेकिन अपने चरम पर यह साम्राज्य भारत के पूर्वी तटों तक फैला हुआ था। यहाँ पर हम राजा समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। कुछ इतिहासकार उसे सम्राट अशोक के बराबर मानते हैं। इतिहासकारों को उसके बारे में सिक्कों और अभिलेखों से पता चला है। इलाहाबाद में स्थित एक अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह एक प्रशस्ति है जिसे हरिसेन ने एक लंबी कविता के रूप में लिखा है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला कवि था। प्रशंसितः बच्चों, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किसी की प्रशंसा करना। उस जमाने में राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी जाती थी। अशोक स्तंभ से मिली हुई प्रशंसा से समुद्रगुप्त के बारे में लिखी जानकारी मिलती है। पहला है, समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। सेकंड है, वह एक सक्षम प्रशासक और एक अच्छा राजा था। वह एक संगीतकार, चित्रकार और लेखक भी था। थर्ड है, अपने दरबार में समुद्रगुप्त चित्रकारों, संगीतकारों और कवियों को प्रोत्साहन देता था। समुद्रगुप्त के दरबार में एक मशहूर कवि का नाम है कालिदास। उस जमाने के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जिनका नाम आर्यभट्ट था, भी समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। यहाँ पर हम गुप्त साम्राज्य में प्रशासन के बारे में जानेंगे। उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्रगुप्त के सीधे नियंत्रण में था। इस भाग को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। इस भूभाग में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापंथ में उस समय 12 राजा हुआ करते थे, यानी 12 राजा हुआ करते थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दे दी। पूर्वोत्तर में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और कई गंग संघों ने समुद्रगुप्त के आदेश का पालन शुरू कर दिया। इन राज्यों के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे और उपहार में लाते थे। बाहरी क्षेत्रों के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने समुद्रगुप्त से अपनी बेटियों की शादी करा दी। ऐसे क्षेत्रों में सैद, शक, कुषाण और श्रीलंका आते थे। इस तरह से लगभग पूरा उपमहाद्वीप समुद्रगुप्त के अधीन आ चुका था। कुछ भाग पर उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन था, जबकि कुछ पर परोक्ष रूप से। राजाओं की बड़ी बड़ी उपाधियां। इस काल में एक नई परिपाटी देखने को मिलती है। राजा ने बड़ी बड़ी उपाधियां का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि समुद्रगुप्त को महाराज अधिराज कहा जाता था। हम राजा हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर 606 से 647 ईस्वी तक, यानी 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया।
उसकी राजधानी कन्नौज में थी। उसके दरबार के कवि वानभट्ट ने उनकी जीवनी लिखी थी, जिसका नाम है हर्षचरित। इस जीवनी से हर्षवर्धन के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं। स्वयं तत्संग भी हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। स्वयं तत्संग के विवरणों से भी हमें कई जानकारियां मिलती हैं। अब हम यहाँ पर हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, जो थानेसर यानी आज का हरियाणा है के राजा थे। हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो थानेसर का राजा बना। हर्ष के बहनोई कन्नौज के राजा थे। बंगाल के राजा ने उनकी हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया। उसके बाद उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उसने बंगाल और मगध पर जीत हासिल कर ली, लेकिन जब उसने दक्कन की तरफ बढ़ना चाहा तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसका रास्ता रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य राजा था। पल्लव दूसरी और 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर पल्लव राजवंश का शासन था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। पल्लवों का क्षेत्र कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्य 6वीं से 12वीं सदी के बीच मध्य और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर चालुक्य राजवंश का शासन था। चालुक्यों का क्षेत्र कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब में था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल में थी। पल्लव और चालुक्य राजा अक्सर आपस में लड़ते रहते। वे उस क्षेत्र में अपनी प्रभुता साबित करना चाहते थे। राजधानियों पर खासकर से आक्रमण होता, क्योंकि वे समुद्री शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन के बढ़ते कदम को भी रोक दिया था। उसकी प्रशंसा उसके दरबारी कवि रविकृति ने लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की पराजय का विस्तृत वर्णन है। समय बीतने के साथ पल्लव और चालुक्य राजाओं की जगह राष्ट्रकूट और चोल राजाओं ने ले लिया। अब हम आगे देखेंगे इन राजाओं का प्रशासन। अभी भी जमीन ही टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव थे, लेकिन कई ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण सत्ता का समीकरण बदल चुका था। इस समय कोई भी एक ऐसा राजा नहीं था जो पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने लायक शक्तिशाली हो। राजा अक्सर शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ करने के प्रयास करते थे। वे अक्सर सत्ता की साझेदारी के उपाय निकाला करते थे। कई ऐसे लोग थे जो आर्थिक, सामाजिक या सैन्य शक्ति के मामले में शक्तिशाली थे। राजाओं के इन कदमों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, कुछ पदों को आनुवंशिक बना दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पिता की मृत्यु के बाद उस पद को उसका बेटा संभालता था। अब हरिसेन का उदाहरण लेते हैं। अपने पिता की तरह वो भी महादंड नायक था। सेकेंड उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें एक व्यक्ति कई पदों की जिम्मेदारियां संभालता। फिर भी हरिसेन का उदाहरण लेते हैं। वह एक कुमार अमात्य तथा संधि विक्रेता का पद भी संभालता था। थर्ड उदाहरण है, कई महत्वपूर्ण लोग स्थानीय प्रशासन में अपना प्रभाव दिखाते। उदाहरण, नगर श्रेष्ठ यानी बैंक या व्यापारियों का प्रमुख, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का प्रमुख, कार्यस्थों यानी लिपिकों का प्रधान आदि। फोर उदाहरण है, इन नीतियों से राज्य पर नियंत्रण करने में कुछ हद तक सफलता मिलती थी, लेकिन जैसे ही स्थानीय क्षत्रप की ताकत बढ़ जाती थी तो वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता था। सेना में भी बदलाव हुए, जिसे हम यहाँ जानेंगे। कुछ राजा अभी भी एक सुसंगठित सेना रखते थे, लेकिन इस समय एक नई परिपाटी भी शुरू हो रही थी। कुछ सेना नायक अपने सेना रखते थे, जिसे जरूरत पड़ने पर राजा की सेवा में लगा दिया जाता। उन्हें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता, लेकिन उन्हें इसके बदले में भूमिदान मिल जाता था। इसके साथ उन्हें
कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाता। उस धन का उपयोग सैनिकों, घोड़ों और युद्ध में के साजो सामान के रख रखाव में किया जाता। ऐसे सेना नायकों को सामंत कहा जाता था। जब कोई शासक कमजोर हो जाता तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करता था। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ब्राह्मण भूमिपतियों के संगठन को सभा कहते थे। ऐसे सभाओं में कई उप समितियां भी होती थी। अलग अलग उप समितियां अलग अलग मुद्दों पर काम करती, जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, कृषि प्रक्रिया, मंदिर निर्माण इत्यादि। गैर ब्राह्मण भूमिपतियों के संगठनों को उर कहते थे। व्यापारियों के संगठनों को नगरम कहते थे। सामान्य तौर पर ऐसे संगठनों का नियंत्रण धनी व्यापारियों या भूमिपतियों के हाथ में होता था। दक्षिण भारत में ऐसे संगठन कई सदियों तक बने रहे। अब हम जानेंगे आम लोगों का जीवन कैसा था। तो ज्यादातर लेखकों ने राजाओं की बड़ाई में कसीदे पढ़े हैं, लेकिन कुछ ने आम लोगों के बारे में भी लिखा है। कई कहानियां, कविताएं और नाटकों से हमें आम लोगों के जीवन में के बारे में पता चलता है। अब राजाओं और ब्राह्मणों की भाषा संस्कृति हो गई थी। आम लोगों की भाषा प्राकृत थी। अछूतों की स्थिति, फासियन ने उस समय के अछूतों की स्थिति के बारे में लिखा है। ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रखा जाता। जब भी कोई अछूत किसी गांव में प्रवेश करता तो उसे औरों को अपनी उपस्थिति के बारे में चेताना होता था। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो जमीन पर एक छड़ी को पीटता रहता। अछूत का गांव या शहर की सीमा के बाहर रहना पड़ता था। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऐसे 3 लेखकों के नाम लिखो जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो इसका आंसर है वान भट्ट, रवि कृति और स्वयं तत्सम। सेकंड प्रश्न है, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर है इस युग में सैन्य संगठन में कई बदलाव आए। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। इस समय कुछ ऐसे सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। सेवा के बदले उन्हें भूमि दान में दी जाती थी। इन्हें कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाता था। इसी से वे युद्ध के लिए जरूरी संसाधन जुटाते थे। इन सेना नायकों को सामंत कहा जाता था। जिन जगहों के शासक कमजोर होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। थर्ड प्रश्न है, इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं। तो इसका आंसर है पहले की तरह इस समय भी भूमि ही कर का सबसे महत्वपूर्ण साधन बना रहा। प्रशासन की सबसे प्राथमिक इकाई गांव थी, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस समय कोई भी इतना शक्तिशाली राजा नहीं था जो इस महाद्वीप पर संपूर्ण नियंत्रण रख सके। इसके लिए उन्होंने सत्ता की साझेदारी के उपाय निकाले, जिसके तहत शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को अपनी ओर करने का प्रयास करने लगे। कुछ प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उस पद को पुत्र को दे दिया जाता था। कभी कभी कई पदों को एक ही व्यक्ति संभालता था। वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियां जैसे मुख्य बैंकर, व्यापारिक समूह के नेता, मुख्य शिल्पकार और कायस्थों यानी लिपिकों का बोलबाला था। 4 प्रश्न है, क्या परिस्थितियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। अपने उत्तर के कारण बताओ। तो इसका आंसर है परिस्थिति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी की प्रशंसा। उस समय राजा की प्रशंसा में परिस्थिति लिखा जाता, जो संस्कृत में लिखा जाता था और जिसे राजा और ब्राह्मण ही समझते थे। आम लोग तो प्राकृत भाषा समझते थे, इसलिए परिस्थितियों को वे ना तो पढ़ पाते थे और ना समझ पाते थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।